अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, वर्क इन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चों, आज हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड कब ज़ीरो होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड पाथ पर डिपेंड करता है या नहीं करता, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं। तो ये हमारा कंटेंट है जी आज के वीडियो लेक्चर का। मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। टॉपिक है जी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहले बच्चों हम डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड को। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, अगर मैं यहाँ पर जंप लगाता हूँ तो जैसे ही मैं जंप लगाऊंगा मैं दोबारा वापस कहाँ आऊँगा? अपनी ज़मीन पर, इस ग्राउंड स्टेट पर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक। और अगर मैं और ज़्यादा तेज़ जंप लगाऊंगा फिर दोबारा मैं वहीं आऊँगा, हत्ता कि यहाँ तक मैं अगर अपने आप को किसी स्प्रिंग से भी लॉन्च करूँ, ठीक है, तो मैं एक हाइट अटेन करने के बाद दोबारा वापस कहाँ आऊँगा? जब तक मैं इस ग्रेविटी को ओवरकम नहीं कर देता, अपने आप को रॉकेट से इस स्पेसिफिक रीजन से स्पेस की तरफ नहीं लेकर जाता। इट्स मीन कि अर्थ के सराउंडिंग में ये जो स्पेस है, ये जो रीजन है, इसमें एक फील्ड है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जो हमें अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। और हमने पढ़ा बाय न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट टेक्स प्लेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होती है, ठीक है। तो दोबारा देख लें कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ बाय विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। इसी तरह अगर मेरे पास एक चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल, तो उसके स्पेस और रीजन में जो उसकी सराउंडिंग है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट है तो उसकी जो स्पेस और रीजन उसकी सराउंडिंग होगी वो होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। न्यूक्लियस की सराउंडिंग में जो होगी उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर फील्ड। तो इसी तरह हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो हम पर फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आज जो है वो वर्क कैलकुलेट करना है। तो तीन चीज़ें जो है वो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में पहले याद रखनी है। मैंने लिखा है साइन कन्वेंशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वर्क कब ज़ीरो होगा, कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव। तो वेरी सिंपल, पहली बात तो ये, अब हम ये प्रीवियसली पढ़कर आए हैं फार्मूला कि वर्क होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा, ये तो आपको याद है, ठीक। अब आप सपोज करें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये तीनों मैंने डिफरेंट कंडीशंस में ऑब्जेक्ट ड्रा किए हैं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कवर करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन के एंगल कितना बन रहा है? 90। तो cos 90 पे तो बच्चों जीरो होता है, तो वर्क क्या हो गया? जीरो। तो याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर कवर करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के या वेट के साथ, तो वर्क जीरो होता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है एंटी पैरेलल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट, तो एंगल बनता है 180 डिग्री। और बच्चों, अगर मैं इधर cos की जगह पर 180 पुट करूँ, cos 180 आता है -1, तो ये बनेगा -FD, तो वर्क हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। लास्ट वन बच्चों, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएं इन द डायरेक्शन ऑफ या पैरेलल टू ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट, तो तब बच्चों एंगल बनता है 0 डिग्री और cos 0 पर होता है 1। क्या होता है जी? 1। तो हमें मिलता है मैक्सिमम वर्क या पॉजिटिव वर्क। दोबारा सुने, अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर कवर करेंगे तो वर्क 0, एंटी पैरेलल कवर करेंगे तो वर्क नेगेटिव, और पैरेलल जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा। ये तीनों बातें आपने याद रखनी है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है? इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप याद रखिएगा कि ये तो वर्क था, ये जो रेड वाला है
ये वेट है, वेट क्या था mg, और इसे ही हम ट्रीट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि F। तो कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पर F आता है मैं F की जगह पर mg लिखूँगा, ठीक। फिर है हमारे पास एक टर्म है जी कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है बच्चों? ऐसी फील्ड जिसकी दो करैक्टरिस्टिक्स हों, जिसकी दो खूबियाँ हों। पहली ये कि वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। हम जब भी कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क करें तो वो पाथ पर डिपेंड ना करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है जी एक बॉडी है जिसका मास m है, उसे हमने डिस्प्लेस करना है a से b पॉइंट पर, इस हाइट h पर। अब हमारे पास डिफरेंट पार्ट है, या तो a से d जाएँ, d से b चले जाएँ, या a से c जाएँ फिर c से b चले जाएँ, या सीधा ही a से b चले जाएँ। बट हमें तीनों केसेस में पाथ्स में जो फाइनल रिजल्ट है वो एक जैसा मिले तो हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड का। हमें एक जैसे ही वर्क मिल रहा है, हम भले जो मर्जी पाथ चूज करें। सेकंड है स्टूडेंट कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज जीरो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोज पाथ चूज करूं a से d, d से b, b से c और c से अगेन a, यानी कि a से चला और घूम के वापस कहाँ आ गया a पर, तो इस क्लोज पाथ पे वर्क ज़ीरो हो। इस क्लोज पाथ पे वर्क क्या हो बच्चों? ज़ीरो हो। तो जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे उस फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। अब पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है शो डैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज जीरो। ठीक है जी। तो ये अब हमारा आज का सिनेरियो है जो हमने डिस्कस करना है। तो पहले तो हम ये साबित करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। मैं इन तीनों पाथ्स का पाथ वन, ये वाली पाथ वन ए से डी, डी से बी, और पाथ टू क्या है ए से सी फिर सी से बी, और पाथ थ्री है ए से ये जो जिगजैग है ए से बी, कर्व पाथ। ओके, तो मैं चेक करूंगा कि तीनों पाथ पर एक जैसा वर्क आता भी है या नहीं आता। तो टॉपिक है जी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, द बॉडी डिस्प्लेस a to b along different paths with constant velocity in a gravitational field as shown in figure, और जो फोर्स है वो वेट के बराबर है mg। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। तो पाथ वन क्या है जी? a से d और d से b। तो देखें वर्क डन अलोंग पाथ वन किसके बराबर होगा? w a d और d से b। बच्चों ये बराबर होगा वर्क a टू d, a से d कितना वर्क हुआ प्लस d टू b। अब ये पॉइंट याद रखना है। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? वर्क a d b यानी कि अलोंग पाथ वन। अब वर्क मैंने आपको बताया क्या फार्मूला था शुरू में ही, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैंने बताया फोर्स हमारा होगा वेट के बराबर। तो ए से डी जा रहे हैं तो फोर्स की जगह तो आ गया एम जी। ठीक है, अब ए से डी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है ए डी, साथ क्या आएगा? कॉज ऑफ एंगल। अब जरा इधर फोकस रखना है। ये जो पार्टिकल था या ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, इसका वेट डाउनवर्ड है। ये रेड मार्कर इस वेट की डायरेक्शन दिखा रहा है। और हम कहाँ जा रहे हैं? ए से डी। एंगल कितना बन रहा है? 90 परपेंडिकुलर। तो मैंने बताया था जब परपेंडिकुलर का केस होगा तो वर्क क्या होगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एंगल क्या बनेगा? 90। तो यहाँ आ जाएगा cos 90 डिग्री। उसका मतलब ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा नेक्स्ट उसमें। अच्छा, ये तो था ए से डी तक, हमें तो चाहिए प्लस डी से बी तक भी। तो अगेन वेट कितना है? mg। अब जा कहाँ रहे? d से b। हाइट कितनी है जो ऑब्जेक्ट ने अटेन की a से b तक जाते हुए? h। तो डिस्प्लेसमेंट कवर कितना किया? h। और कॉज ऑफ, अब देखें वेट था हमारा डाउनवर्ड, हम कहाँ जा रहे हैं? d से b अपवर्ड। एंगल कितना बन रहा है? ऑपोजिट है एक दूसरे के, 180 डिग्री। कितना जी? 180 डिग्री। तो इधर आ जाएगा cos 180 डिग्री। ठीक है, अब cos 90 पर तो होता है ज़ीरो, तो बच्चों ये वाला तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और cos 180 पर -1 क्या होता है? -1। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा w a d b का -mgh। cos 180 माइनस आ गया, मैंने पहले लिख लिया -mgh, तो आंसर आ गया
हमारे पास पाथ 1 का माइनस mgh। अब अगर वर्क इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड का, तो पाथ 2 का और पाथ 3 का भी आंसर क्या आना चाहिए, माइनस mgh। तो आइए चेक करते हैं। पाथ 2 है A से C, C से B, तो वर्क डन अलॉन्ग, इधर मैं लिख लेता हूँ कि वर्क डन अलॉन्ग A to C एंड C to B इज इक्वल टू वर्क डन A to C प्लस वर्क डन C to B। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो A C B इज इक्वल टू, हाँ जी, A से C गए, कहाँ गए, अपवर्ड, ठीक है, और जो हमारे पास डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड है 180 डिग्री, तो हम लिख लेंगे mg फोर्स की जगह, डिस्प्लेसमेंट ये भी CA या BD एक जैसी हाइट है तो इधर आ गया h, और क्या आ गया कॉस अगेंस्ट द फोर्स जो हम गए 180 था तो कॉस 180 डिग्री, ठीक है। फिर C to B, अगेन डिस्प्लेसमेंट जो है C to B वो क्या है जी, परपेंडिकुलर है हमारी वेट के साथ या फोर्स के साथ, तो 90 का एंगल आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस mg डिस्प्लेसमेंट C to B cos, अब हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, तो अगेन cos 90 पर 0, ये वाला पूरा फैक्टर 0, cos 180 पर -1, तो WACB का आंसर आ गया -mgh। तो ADB का भी यही आया, ACB का भी यही आया, तो दोनों पाथ पर एक जैसा वर्क हुआ। अब चलते हैं थर्ड पाथ, वो है हमारे पास A से B जो कि कर्व्ड पाथ है। अब हम करेंगे ये, इस कर्व्ड पाथ को हम स्मॉल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ब्लू लाइन से, जैसे स्टेयर्स नहीं होती सीढ़ियाँ, मैंने उनको स्टेप्स में डिवाइड किया है, ठीक। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हॉरिजॉन्टल वर्क 0 होगा, पेपर में MCQs भी आता है, क्यों भाई, देखें जो हमारा वेट है mg, उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, x एक्सिस के साथ ये वेट कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और y एक्सिस के साथ ये वेट कितना एंगल बना रहा है 180 डिग्री। तो वर्क का फार्मूला था FD cos थीटा, cos 90 पे तो 0 होता है, तो याद रखिएगा WX तो 0 होगा, इन तमाम पाथ्स पर WX क्या होगा 0, तो हॉरिजॉन्टल वर्क तो क्या होगा 0। तो हमने सिर्फ एक ही वर्क कैलकुलेट करना है, वो है वर्टिकल वर्क। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो वर्टिकल छोटे छोटे से सेगमेंट्स हैं, पैचेज हैं, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सपोज कर लें डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 एंड सो ऑन टू डेल्टा yn। तो हम वर्टिकल वर्क कैलकुलेट करेंगे WV इज इक्वल टू, अब वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है 180, तो cos 180 होता है -1, क्या होता है बच्चों -1, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। और फर्स्ट सेगमेंट के लिए -mg, डिस्प्लेसमेंट कितना था डेल्टा y1 cos 180, -1 तो मैंने माइनस पहले लिख लिया, प्लस सेकंड सेगमेंट के लिए अब प्लस माइनस आएगा, तो अगेन मैं लिख लेता हूँ -mg डेल्टा y2, फिर आएगा -mg डेल्टा y3 एंड सो ऑन टू -mg डेल्टा yn, ठीक है। अब ये जितने भी वर्टिकल सेगमेंट्स हैं, अगर मैं इनकी हाइट सम करूंगा तो ये वाली जो हाइट है ये मुझे मिल जाएगी, जो कि किसके बराबर थी, A से B, या इधर मैंने लिखा हुआ है A से B जाते हुए आप देख लें, या ये लास्ट पॉइंट इधर D था, तो ये वाली जो, अगर मैं यहाँ से भी एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, तो ये देखें B से D हाइट थी ना h, तो डेल्टा y प्लस डेल्टा y2 डेल्टा y3 इन सब का सम क्या होना चाहिए h, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा -mg कॉमन, ये बन गया डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 एंड सो ऑन टू डेल्टा yn, और इन सब का सम किसके बराबर आएगा h के, तो ये आ गया इज इक्वल टू -mgh, ठीक है। अब हम तो कैलकुलेट कर रहे थे वर्क अलॉन्ग A to B, वो था वर्क अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल प्लस वर्क अलॉन्ग वर्टिकल पाथ। भाई अभी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल पर तो कोई वर्क नहीं हुआ, तो ये सेगमेंट 0 हो गया, और वर्टिकल वाला वर्क हमने अभी कैलकुलेट भी कर लिया, जिसका आंसर आया -mgh। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अलॉन्ग पाथ 1 वर्क मिला -mgh,
पाथ 2 वर्क मिला -mgh, और पाथ 3 में भी वर्क कितना मिला हमें -mgh। तो हमें पता ये चला स्टूडेंट्स कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, एक कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशन कि वर्क डन बाय क्लोज पाथ इज 0। तो अब हम एक क्लोज पाथ चूज कर लेते हैं। सपोज ए से डी, डी से बी, बी से सी और सी से अगेन है। तो अब मैं अब इस पर वर्क कैलकुलेट करूँगा कि वर्क अलॉन्ग ए टू डी, डी टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए इज इक्वल टू वर्क डन ए टू डी, ए से डी प्लस वर्क हम लिखेंगे डी से बी प्लस वर्क बी टू सी प्लस वर्क सी टू ए। तो ये 4 वर्क बच्चों में कैलकुलेट करूंगा इधर। अगर इनका आंसर 0 आ जाता है तो फाइनली ये प्रूव हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। अब वैसे तो मैंने ये ए टू डी ऑलरेडी कैलकुलेट भी किया हुआ है। देखें ए टू डी का आंसर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा। तो देखें ए टू डी है ना, डिस्प्लेसमेंट और वेट या फोर्स के दरमियान एंगल कितना है 90, तो cos 90 पे 0। तो ए टू डी वाला फैक्टर तो क्या हो गया जी हमारे पास 0 प्लस बी डी टू बी हमने जो है वेट डाउनवर्ड और हम कहाँ जा रहे हैं अगेंस्ट द वेट एंटी पैरेलल 180 डिग्री। 180 पे कॉस क्या होता था हमारे पास, कॉस 180 पर -1, तो रिजल्ट हमें मिलता था -mgh। ये लिखा हुआ भी है मैंने, ये रहा डी टू बी, ये आंसर आया था हमारा इसका -mgh। तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ -mgh। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है बी टू सी वेट डाउनवर्ड, हम कहाँ जा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द वेट, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। तो अगेन 90 cos 90 पे 0, तो इसका आंसर भी 0। फिर सी टू ए, अब ये सी टू ए मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है जी। दोबारा बता देता हूँ कि सी टू ए हम कहाँ जा रहे हैं वेट डाउनवर्ड, सी टू ए हम भी कहाँ जा रहे हैं डाउनवर्ड। तो मैंने शुरू में बताया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन हो तो वर्क पॉजिटिव होता है, cos 0 पर 1, तो यहाँ पर आएगा +mgh। क्यों भाई, फोर्स वेट के बराबर, उसकी जगह आएगा mg और डिस्प्लेसमेंट h है तो आ जाएगा mgh। अब ये प्लस माइनस अगर मैं ब्रैकेट हटा लूँ ये वाली, तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस। तो एक आ गया माइनस का mgh, एक आ गया बच्चों प्लस का mgh। तो भाई हमारे पास वर्क जो था ए डी बी सी एज क्लोज पाथ पर वो क्या आ गया 0। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ग्रेविटेशनल field is a conservative field and work done by a gravitational field is independent of path followed and work done by gravitational field along a close path is 0। ठीक है, तो ये तो था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। रिजल्ट आप मेंशन कर देंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। और पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, बुक में टेबल बना हुआ है, याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज ऐसी फोर्सेज हैं जिन फोर्स को लगाने की वजह से हमारा जो वर्क डन है लॉन्ग क्लोज पाथ वो 0 ना हो या वर्क डन इंडिपेंडेंट ना हो पाथ फॉलोड का। तो वो फोर्सेज हैं एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन द स्ट्रिंग, रॉकेट प्रोपल्शन में प्रोपल्शन फोर्स ऑन द रॉकेट और नॉर्मल फोर्स, ये तमाम फोर्सेज हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।